वर्मा निवास आज दुल्हन की तरह सजा हुआ था। घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी हुई थी। वर्मा जी के इकलौते बेटे रोहन की शादी में माँ विभा जी और पिता आलोक जी शादी की तैयारियों में अत्यंत ही व्यस्त होने के साथ ही साथ अपने मेहमानों का स्वागत भी कर रहे थे। दूसरी तरफ रुचिका, जिससे रोहन का विवाह होने वाला था, लाल जोड़े में सजी धजी मानो कोई अप्सरा ही हो, इतनी सुंदर लग रही थी। उसे उसकी सारी सखी सहेलियां अपनी अपनी तरह से मशवरा दे रही थी और सभी बहुत ही खुश मस्ती के मूड में थी। रुचिका भी काफ़ी खुश थी और होने वाले पति के साथ अपनी भावी जिंदगी के सपने बुन रही थी। रुचि की माँ सुमन देवी अपनी बेटी के लिए काफ़ी परेशान थी। उन्हें उसके भविष्य की चिंता हो रही थी। ना जाने नए लोगों के बीच मेरी बेटी कैसे रहेगी, कितने नाजों से पाला है उसे। सबके साथ ससुराल में उसे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ेगा। सुमन देवी का मन बार बार बेचैन हो रहा था। उनके मन में विचारों का एक तूफान चल रहा था। तब उनसे रहा नहीं गया और सुमन देवी ने रुचि को अपने कमरे में बुलाया और उसे समझाने लगी, देखो रुचि बेटा, तुम एक नई जगह जा रही हो, पता नहीं सब लोग वहाँ कैसे होंगे। अपनी हर चीज़ का ख्याल रखना, अपने गहने अपने ही पास रखना, सास ससुर से दूरी बनाकर रखना, वरना अगले ही दिन से तुम्हें काम पर लगा देंगे। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, रोहन को अपने नियंत्रण में शुरू से ही रखने की कोशिश करना और धीरे धीरे उसे अपना अलग घर बनाने के लिए कहती रहना। शुरू से ही ऐसा माहौल बना देना कि रोहन को एहसास होने लगे कि तुम यहाँ खुश नहीं हो। उसकी माँ के साथ तुम्हारा निभ पाना मुश्किल है। अपनी माँ सुमन की इन सभी बातों को रुचि बहुत ध्यान से सुन रही थी और समझने की कोशिश भी कर रही थी। हर लड़की जिस तरह सबसे ज़्यादा अपनी माँ को मानती है, उनकी हर बात को सही जानती है, ठीक वैसे ही रुचि के लिए भी उसकी माँ ही उसकी रोल मॉडल थी। उनकी बातें आपस में हो ही रही थी कि बाहर काफ़ी ज़ोर से शोर सुनाई दिया, बारात आ गई, बारात आ गई। तभी सुमन देवी और रुचि भी कमरे से बाहर आ गई। कुछ ही घंटों में रोहन और रुचि का विवाह भी संपन्न हो गया। उसके बाद विदाई की बेला आ गई। रुचि अपनी माँ और पिता के गले लगकर भीगी पलकों से रोहन के साथ कार में जाकर बैठ गई और कार वहाँ से रोहन के घर की तरफ रवाना हो गई। वर्मा निवास पहुँचते ही सास विभा ने जोरदार तरीके से अपनी बहू का स्वागत किया। उसके हाथों की हल्दी वाली छाप और अलता से रंगे लाल कदमों से विभा जी के मन में खुशी और प्यार का सागर उमड़ पड़ा। उसे प्यार सहित विभा जी ने गृह प्रवेश करवाया। शादी के उपरांत की सभी रस्में पूरी करते करते रात बीत गई। धीरे धीरे घर के सभी मेहमान अपने घर वापस लौट गए। अब घर में सिर्फ रुचि, रोहन और रोहन के माता पिता ही रह गए। रुचि का सभी लोग बेहद ख्याल रखते थे। विभा तो रुचि को अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। उसे प्यार से यहाँ भी सभी रुचि ही कहकर बुलाते थे। रुचि हैरान थी, उसे बार बार अपनी माँ के शब्द याद आ रहे थे, पर कैसे कैसे मैं यह सब शुरू करूँ, वह अपने मन ही मन सोच रही थी। इसी उधेड़-बुन में रुचि कुछ परेशान रहने लगी। यहाँ इतना प्यार मिल रहा था कि गलती निकालने का कोई अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीत गए और धीरे धीरे रुचि ने रोहन से महंगी महंगी चीज़ों की फरमाइश शुरू कर दी। रोहन रुचि की हर फरमाइश पूरी कर देता था। हीरे का सेट भी रोहन ने उसे अपनी पहली रात को ही गिफ्ट में दिया था। लेकिन रुचि की फरमाइश दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रुचि ने अपनी सास विभा जी से कहा, माँ जी, मुझे आपका सोने का हार व कंगन बहुत पसंद है। उसके इतना कहते ही विभा जी ने उसे कहा, रुचि 2 मिनट रुको। फिर तुरंत ही विभा जी अपना सोने का सेट लेकर आ गई और रुचि को देते हुए बोली, तुमने तो बेटा मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। मैं कब से सोच रही थी कि तुम्हें क्या दूँ। यह लो, अभी शादी के वक्त ही लिया है। एक बार फिर रुचि दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके मांगते से ही विभा जी उसे इतना कीमती तोहफा दे देंगी। अब रुचि ने रोहन से बोलना शुरू कर दिया, रोहन, तुम्हें नहीं लगता कि हमें भी अपने लिए एक अलग घर ले लेना चाहिए? उसकी बात सुनकर
रोहन चौंक गया। ये क्या कह रही हो रुचि? इतना घटिया ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया ही कैसे? यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? कितना प्यार करते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी कुछ आ सकता है। रोहन की बात सुनकर रुचि उससे नाराज़ हो गई और 2-3 दिनों तक उसने रोहन से बात नहीं की। लेकिन रोहन ने इस बात के लिए उसे बिल्कुल भी नहीं मनाया। विभा जी भी रुचि का बदला हुआ रूप देख रही थी और सोच रही थी कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर रुचि का ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? शायद रोहन के साथ कुछ खटपट हो गई होगी। 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर विभा जी ने उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। रुचि के पास लगभग हर रोज़ ही उसकी माँ का फ़ोन आता था और काफ़ी देर तक उनकी बातचीत भी होती थी। अपनी माँ की सिखाई बातों में मेरा ही तो फ़ायदा है, रुचि हमेशा यही सोचती थी। मेरी माँ जो भी कर रही है मेरे अच्छे के लिए ही तो कर रही है। फिर एक दिन रुचि ने बिना किसी से पूछे, बिना बोले ही अपना सूटकेस तैयार कर लिया। रोहन ने ऑफिस से आकर देखा तो पूछ बैठा, रुचि यह सब क्या है? घर की बहुत याद आ रही है क्या? मुझे कहती मैं तुम्हें छोड़कर आता। 2-4 दिनों के लिए चली जाओ, फिर मैं लेने आ जाऊंगा। लेकिन रुचि ने गुस्से में रोहन को जवाब दिया, रोहन जहाँ मेरी भावनाओं की कदर नहीं, वहाँ रहने का मेरा मन भी नहीं। क्या बोल रही हो रुचि तुम? क्या तुम गुस्से में घर छोड़कर जा रही हो? रोहन बिफरते हुए बोला। हाँ, मैंने तुमसे सिर्फ अलग घर लेने को ही तो कहा है, रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं। हम आते जाते रहेंगे ही, सभी लोग अलग रहते हैं। मैंने कौन सी नई बात कह दी है? रुचि के मुंह से ऐसे शब्द सुन रोहन नाराज़ हो गया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, रुचि तुम्हारी यह इच्छा मैं कभी पूरी नहीं कर सकता, नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है करो। और रोहन कमरे से बाहर चला गया। रुचि घर छोड़कर अपने मायके चली गई। सुमन देवी ने रुचि से कहा, बेटे डरने की कोई बात नहीं, देखना अभी 2-4 दिन में ही रोहन तुम्हें लेने आ जाएगा। लेकिन देखते ही देखते 2-4 दिन ही क्या, हफ्ते और महीने निकल गए, लेकिन रोहन नहीं आया। तभी सुमन देवी ने अपनी बेटी से कहा, घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है, अभी हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। रोहन को डराने के लिए तलाक के कागज़ भिजवा देते हैं, तब तो वह अवश्य ही तुम्हारी बात मान जाएगा। इच्छा ना होते हुए भी रुचि अपनी माँ का विरोध नहीं कर पाई और तलाक के कागजात भिजवा दिए। रोहन ने भी बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर कागज़ वापस लौटा दिए। उन कागज़ों पर रोहन के हस्ताक्षर देखकर सुमन देवी और रुचि हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने आगे कोई कार्यवाही नहीं करी। इसी बीच रुचि के भाई की शादी भी तय हो गई और धूमधाम से उसके भाई का विवाह हो गया। रुचि के घर अब उसकी भाभी भी आ गई, जो अत्यंत ही शालीन परिवार की सुशील लड़की थी। उसने आते ही घर में खुशियां बिखेरना शुरू कर दिया। रुचि से, सुमन देवी से, सबसे बेहद प्यार और सम्मान के साथ पेश आती थी। घर में सभी का ख्याल रखती। रुचि उसकी तरफ जब भी देखती उसे अपने मन में कुंठा होती थी कि मैं भी तो ऐसे ही रह सकती थी, वहाँ तो सब मुझे कितना प्यार करते थे। खैर धीरे धीरे वक्त बीतता गया। रुचि ने सोचा अभी तो शुरुआत ही है, 1-2 महीने में ज़रूर भाभी भी अलग होना चाहेंगी और माँ उन्हें प्यार से अलग भी कर देंगी। फिर एक दिन रुचि ने सुमन देवी से पूछ ही लिया, माँ भैया भाभी अलग रहने कब जाएंगे? यह सुनते ही सुमन देवी भड़क उठी। क्या कहा रुचि? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? देखा नहीं हम लोग कितने प्यार से रहते हैं, और तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी अकेले कैसे रहेंगे। आगे से कभी भी ऐसी बात अपनी जुबान पर मत लाना और अपनी भाभी के सामने तो कभी भी ऐसी बात ना करना। अपनी माँ का दोगला रूप देखकर रुचि सन्न रह गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या बोले और क्या करे। दूसरे दिन सुबह सुबह उसने तलाक के कागज़ निकालकर अपनी माँ को दिए और कहा, माँ इन्हें जला देना। सुमन देवी चौंक गई। यह क्या बोल रही हो रुचि? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए ही तो है। चुप रहो माँ, मुझे अपना भला सब खुद ही करना होगा। और रुचि ने अपना सूटकेस जो उसने रात को ही भर लिया था, सुबह उसे लेकर वह निकल गई।
सुमन देवी उसे जाते हुए देखती रह गई, लेकिन शायद वह समझ गई थी, इसलिए ना कुछ कह सकी और ना ही उसे रोक सकी। अब रुचि अपने असली घर पहुंच गई और जैसे ही बेल बजाने के लिए हाथ उठाया, उसे अंदर से कुछ आवाज़ आई। तब उसका हाथ वहीं रुक गया। विभा जी रोहन को समझा रही थी, रोहन बेटा नाराज़ मत हो, रुचि में अभी बचपना है, देखना उसे एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा और वह वापस भी आ जाएगी। वह बहू नहीं, हमारी बेटी है। हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहेंगे और दिल के दरवाजे भी। रिश्ते को तोड़ने में नहीं, हमेशा जोड़ने में विश्वास रखना चाहिए। मुझे मेरी बेटी का इंतज़ार रहेगा। उसके अलता वाले लाल पाँव की छाप और हल्दी वाले हाथों की छाप आज भी मेरी आंखों के सामने आ जाती है। रोहन देखना, वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वह वापस अवश्य आएगी और अपना रिश्ता निभाएगी। विभा जी की बातें सुनकर रुचि भावुक हो जाती है और अपनी भावनाओं पर उसका संयम नहीं रह पाता। वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी विभा जी और रोहन दरवाज़ा खोलते हैं और रोती हुई रुचि को सास विभा जी गले से लगा लेती हैं। रुचि के मुंह से आज प्यार भरा शब्द निकलता है, माँ, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गई थी। आपने तो मुझे पहले ही दिन से बेटी मान लिया था। मैंने ही इस रिश्ते को समझने में वक्त लगा दिया, किंतु आपने इस रिश्ते की गरिमा को बढ़ा दिया। विभा जी और रोहन रुचि को माफ़ कर देते हैं। विभा जी कहती हैं, बेटा यह रिश्ता हमने जीवन भर के लिए किया है। छोटे मोटे उतार चढ़ाव और बाधाएं तो जीवन में आती ही रहती हैं। जो इन बाधाओं से निपट कर आगे बढ़ते हैं, उन्हीं के रिश्ते हमेशा कायम रहते हैं। और वैसे भी बेटा, यह खून का नहीं, यह रिश्ता है प्यार का, दिल से दिल का। रुचि, तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी माँ हूँ, और बेटी से भूल चूक तो होती ही रहती है, इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत। इतना कहकर विभा जी रुचि के सर पर हाथ फेरने लगती हैं और उसे गले लगा लेती हैं। सभी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सास बहू की प्यारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर। माँ जब तक जीवित रही, उनके बेटों ने उनकी जिम्मेदारी से किस तरह मुंह मोड़ा, यह माया अच्छी तरह जानती थी। फिर उनकी मृत्यु के बाद दान पुण्य का यह आडंबर क्यों? कितनी नेक महिला थी माँ, मिलनसार, परोपकारी और हंसमुख। राग द्वेष तो जैसे छू ही नहीं गया था। मृत्यु के समय भी उनको चेहरा कैसा शांत और निर्विकार था। शी वॉज अ ग्रेसफुल लेडी। सचमुच ममा वॉज ग्रेट। जैसे कायदे और सम्मान से वे जीती थी, उसी कायदे और सम्मान से उनका अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। माया के कान में अपने भाई भाभीयों के ये शब्द हथौड़े से बज रहे थे। क्या मरने के बाद इंसान का ओहदा इतना ऊंचा हो जाता है? जीते जी माँ को कदम कदम पर पीड़ित और अपमानित करने वाले ये सब एकाएक इतने सहृदयी कैसे बन गए कि उनका गुणगान करते नहीं अघा रहे। ड्राइंग रूम के फर्श पर चिर निद्रा में सोई माँ ऐसी लग रही थी जैसे बरसों का थका देने वाला सफ़र तय करके राहत की सांस ली हो उन्होंने। सिरहाने गेहूं के ढेर पर देसी घी का जलता हुआ दीपक रखा था। अगरबत्तियों की भीनी भीनी सुगंध से पूरा कमरा सुवासित था। कुछ ही समय में पूरा घर मेहमानों से भर गया। चाची, ताई, बुआ, मौसी खबर मिलते ही अपने अपने बाल बच्चों के साथ पहुंच गई थी। घर में भीड़ तो थी, पर एक अजीब सी खामोशी थी। कहीं बुआ चाची की कानाफूसियाँ थी तो कहीं मर्दों का जमावड़ा। बस नहीं थी तो माँ। माया के विवाह के समय लोगों की आवभगत करती मम्मा, एकांत में बेटी के बिछोह में स्नेह विगलित दुख के आंसू पोंछती, भंडार से सामान निकालती माँ। छोटी सी थी माया तब, पापा के साथ सामाजिक पार्टियों में आती जाती, क्लबों दोस्तों गोष्ठियों के बीच उठती बैठती, समय से पहुंचती, पिकनिक सैर सपाटों वगैरह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। माँ का दपदप करता चेहरा उसे आज भी याद है। 3 बेटों की माँ होने का अभिमान, इतने बड़े चीफ इंजीनियर की पत्नी होने का अभिमान, हर आगंतुक का सम्मान भी इतना करती
कि वह ढेरों आशीषें देता हुआ जाता। मम्मा एक ही बात कहती, भैया एक मेरे माथे की बिंदिया चमकती रहे और दूसरी राम लक्ष्मण भरत जैसे मेरे तीनों बेटे दिन दुनी रात दुनी चौगनी करते तरक्की करें। लेकिन देने वालों के आशीष शायद फल ही नहीं पाए, क्योंकि भरी जवानी में ही उनकी बिंदिया पोंछ दी गई। पापा के पीछे दौड़ने की आदी मम्मा एकदम से असहाय हो गई। ना जाने कितनी रातें उन्होंने यही सोचते और छटपटाते हुए काटी कि दिन वर्षों की जर्जर नाव खेने के लिए मजबूत पतवारें कहाँ से लाएंगी। दुश्चिंताओं और कम खाने पीने से उनका चेहरा समय से पूर्व ही पक गया था। बस सोचना और चुप रहना। शहर में अनगिनत रिश्तेदार मौजूद थे, लेकिन महज सौजन्य की खातिर भी कोई नहीं आता था। सच्चे अर्थों में कोई आत्मीय भी तो नहीं था। पापा की 13वीं के बाद तो किसी ने खोज खबर तक नहीं ली। बहुत सी काली परछाइयाँ, उदासी के ढेरों वृत्त पूरे घर के कोल्हू को चलाने में पस्त सांसें। फिर कुछ ही दिनों में उनका दूसरा ही रूप दिखाई देने लगा, जैसे किसी ने उनमें प्राण फूंक दिए हो। बिना पिता के 4-4 बच्चों को पालने के लिए जो जीवट चाहिए, वह ना जाने कहाँ से उनमें उतर आया। संघर्ष की चट्टान पर उम्र को कसते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। बड़े भैया को डॉक्टर, मंझले भैया को इंजीनियर और छोटे को वकील बनाने में जुट गईं वे। माया के लिए पापा के एक मित्र ने अपने सीए बेटे के लिए हाँ कर दी, तो इससे निवृत्त हो ली थी। माया अपनी गृहस्थी में मगन हो गई और तीनों भाई अपने अपने कैरियर में। फिर उनका भी ब्याह हो गया। जब तक माँ की ज़रूरत थी तब तक पर्दा पड़ा रहा, लेकिन बीवियों के आते ही संपत्ति का विवाद शुरू हो गया। वकीलों ने अपनी जेबें गरम की और किसी तरह मामले को निपटाया गया। बड़े भैया अपना हिस्सा लेकर सिविल लाइंस शिफ्ट हो गए और वहीं पर अपना क्लिनिक भी खोल लिया। उन्हीं की देखा देखी मंझले भैया भी एक 3 BHK का फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। रवि और उसकी पत्नी ने स्वेच्छा से पापा के इसी पुश्तैनी घर में रहने का निर्णय ले लिया था। संपत्ति तो सबने बांट ली, माँ को कौन रखे? बड़ी भाभी बोली, माता पिता को रखने का फर्ज छोटे बेटे का होता है। माँ शुरू से ही इस घर में रही हैं, अतः उन्हें रवि के पास ही रहना चाहिए। इस पर छोटी भाभी तुनक्कर बोली, यह किसी कानून की किताब में तो लिखा तो नहीं है कि छोटा बेटा ही माँ को संभाले। जब तीनों बेटों को एक सा पाला है, एक सा व्यवहार किया है, संपत्ति दी है, तो माँ को संभालने का दायित्व भी सभी का होना चाहिए। मंझली भाभी धीरे से बोली, आप दोनों ही आपस में निपटाए, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं। जब माँ की तीनों बहुओं में से एक बहू ने भी उन्हें रखने के लिए सहर्ष हामी नहीं भरी, तो बड़े भैया ने निर्णयात्मक स्वर में कहा, ऐसा करते हैं, बारी बारी से माँ को हर एक के पास 1-1 महीना रहने दे। अगले महीने दूसरा स्वयं आकर उन्हें अपने घर ले जाए। रवि की बीवी तो फौरन तैयार हो गई। बड़ी भाभी ने भी मन महसूस कर प्रस्ताव मान लिया, लेकिन मंझली भाभी बड़ा कुनमुनाई। मुश्किल अलग घर गृहस्थी बसाकर वे सुख से जिंदगी जीने के अपने सपने देख रही थी। अब हर तीसरे महीने ये जबरदस्ती की मुसीबत वे क्यों कर झेलती। वैसे भी उनकी माँ से पटती भी नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर झड़प या तकरार हो ही जाती थी। बौखला कर बोली, आप लोग अपने निर्णय जबरदस्ती हम पर क्यों थोप रहे हैं? एक बार माँ से पूछ तो लीजिए। परोक्ष में मंझली भाभी ने काफ़ी समझदारी से काम लिया था, क्योंकि वे जानती थी कि माँ की रवि और उसकी पत्नी से अच्छी बनती है, इसलिए वे उन्हीं के साथ रहना पसंद करेंगी। और माँ ने अपनी स्वीकृति भी दे दी थी। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। महीने की हर पहली तारीख को दोनों भाई माँ की मेंटेनेंस का खर्चा आधा आधा करके रवि की बीवी की हथेली पर रख दिया करेंगे, और इस तरह दोनों भाइयों भाभियों ने अपने अपने दायित्वों की इतिश्री कर ली। माया को याद आया, माँ कहा करती थी, एक तेरी ही चिंता है री माया, बाकी तो मेरे तीनों बेटे हैं, इनके कंधों पर चढ़कर चली जाऊंगी तो स्वर्ग के द्वार खुले मिलेंगे। स्वर्ग नरक तो किसने देखा। फिलहाल माँ तीनों बेटों के बीच बट गई थी। माया कभी छुट्टियों में माँ से मिलने आती तो बुझे मन से लौट जाती। रवि की बीवी माँ से ऐसा कटुतापूर्व व्यवहार करती कि उससे माँ की दुर्दशा देखी नहीं जाती थी। बात बेबात टोकना जैसे उसका शगल हो गया था।
कभी कहती इतना सारा तेल सिर में डाल लिया है, चादर तकिए का क्या हाल होगा। कभी कहती पता नहीं कितनी बार साबुन से हाथ मुंह धोती हैं। अब इस उम्र में इतना बनने संवरने का ना जाने क्या शौक चढ़ा है। कैसा बुरा लगता था। माँ से मिलने का लोभ ही तो था जो नैहर की इन गलियों में खींच लाता था उसे। समझ नहीं पाती थी माँ के जिस व्यक्तित्व का रुआब दूसरों पर बरसों तक पड़ता रहा, वह अपने ही घर में कहाँ गुम हो गया था। कभी कभी इन व्यंग बाड़ों से तंग आकर माँ का मन करता बड़े या मंझले भैया के घर हो आए, पर कोई बुलाता तब तो जाती। एक दिन रवि भैया का बेटा रिंकू टॉफियाँ खा रहा था। माँ ललचाई नज़रों से उसे देख रही थी। माया दूसरे कमरे में कपड़े रखने गई तो अचानक उसने जो सुना उस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वह माँ ही थी जो रिंकू से टॉफ़ी मांग रही थी। एक टॉफ़ी दे दे रिंकू। बड़ी माँ, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। मेरे दांत तो हैं ही नहीं पगले, खराब क्या होंगे। अच्छा ठहरो, मैं मम्मी से पूछ कर आता हूँ। ए शैतान, मम्मी से पूछेगा तो क्या वह मुझे देगी? पर मम्मी से पूछे बिना दूंगा तो वे हम दोनों को डांटेंगी। आगे की बात सुनने की सामर्थ्य माया में नहीं थी। शाम को बाजार जाकर उसने ढेर सारी टॉफ़ियाँ खरीदी और घर लौट आई। दुनिया की भूख मिटाने वाली अन्नपूर्णा एक टॉफ़ी के लिए तरस रही है। माँ के पास टॉफ़ियाँ रखकर बोली, बच्चों के लिए लाई हूँ, तुम बांट देना। माँ की नज़रें झुक गई। शायद वे समझ गई कि सुबह का वार्तालाप बेटी ने सुन लिया है, लेकिन फिर भी वे बेटे का पक्ष लेना नहीं भूली थी। शाम को रवि आएगा तो उससे पैसे ले लेना। माया, तू इस घर की बेटी है, तेरा पैसा इस घर में नहीं लगना चाहिए। हंसी आई माया को। कहाँ का पैसा और कहाँ का रवि। जो रवि तुम्हारे आंचल की छाह में पनाह मांगता था, तुम्हारे इर्द गिर्द गलबहियाँ डालकर सोता था, वह ना जाने कहाँ गुम हो गया। अब वह अपनी पत्नी का पति है, बच्चों का पिता है, बड़ा हो गया है तुम्हारा बेटा। माया, क्या जानती नहीं, रवि अब अपनी माँ की छाया से भी दूर भागता है। संवादों का माध्यम तो अब घर का नौकर रामू ही हो गया है। माँ का खाना तक उसी के हाथ भिजवा दिया जाता है। माँ बेचारी कभी तो अबोध बालक की तरह चुपचाप खा लेती, कभी जिद पर उतर आती, हमें नहीं खानी ये बेस्वाद दाल। मरा ना कोई बघार ना कोई छौंक, घास फूस की रोटियां और बिना घी तेल मसाले की सब्जी। हम तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन पकाते थे कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। ये बीमारों वाला खाना मेरे गले से तो नहीं उतरता। लेकिन रामू माँ की शिकायत सुनने के लिए ठहरता ही कब था। वह भी जानता था भूख से बेहाल माजी वही थाली भी चट कर जाएंगी। जब से रवि की पत्नी का साम्राज्य इस पूरे घर पर स्थापित हुआ है, माँ चिड़ी चिड़ी होती जा रही थी। किसी की हर गतिविधि पर अंकुश लगाया जाएगा तो इंसान चिड़चिड़ाएगा ही, और कुछ नहीं तो आंगन में बैठी माँ कई बार बेवजह ही चिल्लाने लगती, बहू ज़्यादा सीटी ना लगाना, तुम्हारे कुकर में दाल लपसी सी बन जाती है। कमरे के अंदर बैठी अकेली मम्मा अंदाज़ा लगा लेती, अब सब्जी कट रही होगी। अरे रामू, भिंडी धोकर सुखा लेना तभी कुरकुरी बनेगी। कल बैंगन आलू के एक से टुकड़े कर दिए थे, तभी तो बैंगन गल गए, आलू कच्चे ही रह गए। जले बघार की गंध आती तो माँ तड़प कर रह जाती। रवि कैसे खाएगा, ऐसी दाल तो उसे पसंद नहीं है। माँ की चिंता शुरू हो जाती, पर विडंबना यह होती कि रवि आकर उसी दाल को बहुत सौंधा और स्वादिष्ट बताता और माँ के मुंह पर ताला पड़ जाता। ऐसे समय में माँ की निडरता और बढ़ जाती। वे समझ गई थी कि अब उनके अस्तित्व का उनके परिवार के लिए कोई महत्व रह ही नहीं गया है। अकेलेपन और सूनेपन से उन्हें खौफ सा महसूस होने लगा था। इस खौफ से निजात पाने के लिए वे जब तक ईश्वर से प्रार्थना करती कि उन्हें अब इस संसार से उठा ले, और ईश्वर ने उनकी सुन भी ली। माँ को भयंकर हार्ट अटैक आया। तीनों भाइयों ने मिलकर उन्हें शहर के सर्वोत्तम नर्सिंग होम में दाखिल करवाया। दोनों बड़ी भाभियाँ बारी बारी से अस्पताल में रहीं। रवि की पत्नी भी स्वादिष्ट पकवान डिब्बों में भेजकर माँ की सेवा में अपना योगदान देती रही। मंझली भाभी मौका मिलते ही कह डालती, अब जैसी भी हैं हमारी माँ ही है ना।
सेवा करना हमारा फर्ज है और हम कर भी रही हैं। बाकी उन्होंने जैसा व्यवहार हमारे साथ किया है हम ही जानते हैं। लोग हैरानी से उन्हें देखते, अटकलें लगाते और चले जाते। ना जाने माँ ने कौन सा कहर ढाया था इनके ऊपर। माया सोचती रह जाती। माँ ने 2 दिन बाद ही दम तोड़ दिया था। आनन फानन में उनका निर्जीव शरीर अस्पताल से स्थानांतरित कर घर ले आया गया। मोहल्ले और समाज बिरादरी के लोग का जमघट लग गया। तीनों भाभियां जोर जोर से विलाप कर रही थीं। 13वीं के दिन महापात्र को सामान देते समय मुंह से दुपट्टा दुबाकर सुबक पड़ने वाली माया पीछे से आते संवेद रुदन को सुनकर हिचकियां दबाते हुए बड़े भैया से बोली, भैया आपने इन सबको ढोंग दिखाने के लिए क्यों बुला लिया? ये वही बुआ चाची हैं जो जिंदगी भर माँ को ताने मार मार कर छिड़ती रही हैं। पास ही अजीत भैया खड़े थे। अपना गुस्सा दबाकर बोले, क्या कहें, क्यों बुला लिया? ना बुलाते तो शिकायतों का अटूट सिलसिला हमें उम्र भर जीने नहीं देता। हमें भी समाज में रहना है और यही लोग समाज हैं। आज के सगे भाई बहन कल रिश्तेदार और परसों समाज बन जाते हैं। माया जरा गुड़िया को हलवाई से 2 लड्डू दिलवा दे, कब से रो रही है। पसीना पोंछती बड़ी भाभी आई और गुड़िया को माया के हवाले करके कमरे से बाहर निकल गई। भाभी अभी रो कौन रहा था? माया ने तनिक हैरानी से मंजली भाभी से पूछा। अरे वह मैं ही थी, मंजली भाभी बोली। इस मौके पर जब कढ़ाई में पहली पूरी पड़ती है तो रोया जाता है। बड़ी भाभी जरा बाहर निकल गई थी, इसलिए मुझे ही पहली पूरी डालने की रस्म निभानी पड़ी। जीते जी दंगम दंगा मरे पछाए गंगा। माया का चेहरा गुस्से से तमतमा गया, लेकिन माँ की तीनों बहुएं पल्ले से सिर ढांपती कमरे से बाहर निकल गई थी। कुछ ही देर में उनके औपचारिक रुदन का स्वर वातावरण में फैल गया। कुछ औरतें उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप कराने लगी। 13वीं के दिन तीनों भाइयों ने बढ़ चढ़कर खर्चा किया। तरह तरह की मिठाइयाँ, नमकीन, हलवा, पूरी लोगों को खिलाए गए। पंडितों को मुँह मांगी दक्षिणा दी गई। अनाथालयों में दान दिया गया। जीते जी माँ को सम्मान, सेवा, आदर, प्रेम भाव ना देने वाले ये तीनों भाई भाभियाँ कल शायद अपने अपने दायरे और अपनी अपनी दुनिया में कैद हो जाएं। लेकिन तब क्या उन्हें उस निरीह वृद्धा का, जो दुर्भाग्य से उनकी माँ थी, ख्याल नहीं आएगा? दया आ गई माया को उनकी नासमझी पर। बड़े भैया और मंजली भैया हिसाब कर रहे थे। 200 कंबल भिखारियों को दिए। अनाथाश्रम 1000 रुपये, ब्राह्मण भोज पर 5000 रुपये लगे, शैया दान पर 9000 रुपये, कुल। भैया छोड़ो पैसे का चक्कर, मैं अभी 20,000 का चेक काट देता हूँ, बाकी आप देख लेना। यह रवि था, माँ का छोटा लाडला बेटा। समाज के सामने इंसानियत और शराफत का मुखौटा चढ़ाए तीनों भाई स्वयं में फूले नहीं समा रहे थे। हंसी आई माया को। जीते दिए ना कौरा, मरे पछाए चौरा। उसकी आंखों के सामने रिंकू से टॉफ़ी मांगती माँ की तस्वीर घूम गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।